नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि हमारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कमर्शियल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड केस लॉ है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट केस लॉ भी पूछ लिया जाता है, या आप इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड और कंसिलिएशन से रिलेटेड, या आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 से रिलेटेड कोई भी केस आता है, कोई टॉपिक आता है, उसमें आप ये केस लॉ मेंशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आइए हम एक समरी थोड़ा सा आपको पहले गाइड कर देते हैं, उसके बाद इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उसमें क्या था कि एक बाल्को एल्युमिनियम कंपनी भारत की कंपनी थी, और दूसरा केसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज जो कि अमेरिका की कंपनी थी। अब टेक्निकल सर्विसेज से मतलब यह है कि ये टेक्निकल सर्विसेज अपना इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो टेक्निकल सर्विसेज के लिए हुआ था एक दूसरी कंपनी से। अब उसमें आईएनसी जो लिखा है इंटरनेशनल, इसका मतलब है इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है, यानी ये बाहर की कंपनी है, इसका ये मतलब होता है। अब बाल्को कंपनी और केसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें ये कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट एक साइन होता है, उसमें लिखा जाता है कि अगर हमारा और आपका कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है हमारे सर्विसेज से रिलेटेड, हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो इसका डिस्प्यूट हम लोग एक आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और शर्त यही होगी कि आर्बिट्रेशन जो है हम ना तो हमारी कंट्री का होगा ना आपकी कंट्री का होगा, ये कोई थर्ड कंट्री अपॉइंट की जाएगी, उसमें आर्बिट्रेशन उसका हमारा आपका डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। ये केस था, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको जानते हैं, फिर आगे इसका डिटेल करेंगे। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, किस पर, आर्बिट्रेशन लॉ के सब्जेक्ट पे। अब स्पेशली रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 टू फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था, कुछ पहले केस आया था, एक भाटिया इंटरनेशनल केस था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले बोला था कि हाँ ठीक है, अगर कोई फॉरेन आर्बिट्रेशन का मामला आता है तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, तो उसमें जो है भारत की कोर्ट हस्तक्षेप करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इसको जो है रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें अब इसी को आगे हम डिटेल में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब ये सिटेशन का मतलब होता है, कहीं भी आप कोई भी केस होगा, सिटेशन अगर लिखा है तो आप समझ जाइए उद्धरण होता है इसकी हिंदी, उद्धरण। उसमें क्या है कि कौन सी कंपनी है, किस कंपनी से केस लड़ने जा रही है, किस ईयर का केस है, और कब जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, मतलब किस कोर्ट ने इसको हैंडल किया है और इसको किस नाम से जाना जाता है, उसका मेन मेन शीर्षक इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये 2012 का लैंडमार्क केस था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। भारत एल्युमिनियम कंपनी, जैसे कि हमने बताया, इंडियन कंपनी थी, और केसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। इसको बाल्को जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बाल्को जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग। इसका बैकग्राउंड क्या है कि बाल्को और केसर के बीच, जो केसर कंपनी है उसके बीच एक समझौता हुआ, ठीक है। उसमें आर्बिट्रेशन का एक प्रोविजन रखा गया था। अब उस आर्बिट्रेशन को ये हुआ था कि भारत के बाहर तय होनी थी, ठीक है। और जब विवाद उत्पन्न हुआ इन दोनों के बीच में, बाल्को और केसर के बीच में, तो बाल्को ने इंडियन कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत याचिका दायर की थी, ठीक है, जिसे अंतरिम राहत की मांग की थी। आइए अब इसके बाद जो है, भारत एल्युमिनियम कंपनी इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द केसर एल्युमिनियम व्हिच कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक। अब ये आर्बिट्रेशन क्लॉज के लिए जो इन्होंने दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम लोग जो भी डिस्प्यूट आएगा वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। द आर्बिट्रेशन वाज टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया अंडर फॉरेन लॉ। जो विदेशी लॉ बना था, जो फॉरेन लॉ बना था, कौन सा लॉ, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में 1958 में, याद हो आप लोगों को तो, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में जो फॉरेन लॉ बना था उसके आधार पर यह तय हुआ था कि आर्बिट्रेशन भारत के बाहर होगा, ठीक है, भारत में नहीं रखा जाएगा, ना तो अमेरिका का होगा, ये कोई थर्ड कंपनी होगी, थर्ड पार्टी की होगी, जो थर्ड कंट्री इसको हैंडल करेगी। अ डिस्प्यूट एरोज, अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वर्स इनिशिएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो है भारत से बाहर इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है, आर्बिट्रेशन का मामला आ जाता है।
अब इसमें बाल्को शॉर्ट इंटरिम रिलीफ अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट विच अलाउज कोर्ट्स टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन। ठीक है, जो सेक्शन 9 में मेंशन किया गया था भारत मतलब इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत, ठीक है, कि कोई भी ऐसा केस होगा तो हम लोग जो है बाहर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका जो लीगल क्वेश्चन क्या बना, क्या भारतीय जो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट है, इंडियन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का पार्ट 1, उन मीडिएटर्स या कह लो कि आर्बिट्रेटर पर भी लागू होता है जो भारत से बाहर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये पहले की एक मामला था जो भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग कंपनी थी, उसमें एक अदालत ने कहा था कि विदेशी जो आर्बिट्रेशन होगा, जो फॉरेन आर्बिट्रेशन होगा, उन पर भी इंडियन कानून लागू हो सकता है। ठीक है, अब यही लिखा है, प्रायर टू बाल्को कोर्ट्स अलाउड दिस बेस्ड ऑन द भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग, साउथ अमेरिका का केस था। सुप्रीम कोर्ट का रूल जब आया, इनका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आया, पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाइज ओनली टू आर्बिट्रेशन सीटेड इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि पार्ट 1 केवल भारत में जो सीटेड आर्बिट्रेटर है उन्हीं पर लागू होगा, उसी आर्बिट्रेशन पे ही लागू होगा। ठीक है, पार्ट 1 डज नॉट अप्लाई टू फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन। ठीक है, यदि आर्बिट्रेशन भारत के बाहर हो रही है तो पार्ट 1 लागू नहीं होगा, जो मतलब आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 का पार्ट 1 था उसकी बात हो रही है, वो लागू नहीं होगा चाहे भारतीय ही पक्ष क्यों ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट, Therefore, Indian courts have no jurisdiction to grant interim measures like under Section 9 for foreign seated arbitration। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की अदालतें जो है, इंडियन कोर्ट्स जो हैं, वो फॉरेन आर्बिट्रेटर के मामले में सेक्शन 9 के तहत कोई भी राहत नहीं दे सकती, उसमें कोई भी उनकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, अब इसका की टेकअवेज, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज क्रूसियल। अब आर्बिट्रेशन की जो सीट होगी एक निर्णायक सीट होगी, सभी जानते हैं, क्योंकि ये फैसला सुनाएगा, इसका जो है डिसीजन, इसका अवार्ड जो है दोनों पार्टीज पर या सभी पार्टियों पर बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत क्रूसियल आर्बिट्रेशन की सीट होती है। द लॉ अप्लीकेबल टू द आर्बिट्रेशन डिपेंड्स ऑन वेयर द आर्बिट्रेशन इज सीटेड। अब ये जो एप्लीकेशन है, इसका जो आर्बिट्रेशन का एप्लीकेशन है, ये तो वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पे आर्बिट्रेशन डिसाइड किया जाएगा, जिस कंट्री में डिसाइड होगा। ओवर रूल्ड भाटिया इंटरनेशनल केस, इसमें भाटिया इंटरनेशनल केस को ओवर रूल कर दिया गया था, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया था मामला। अब which had earlier held that part 1 could apply to foreign arbitration unless excluded। ठीक, इसको बाहर करके साइड कर दिए, भाटिया इंटरनेशनल केस में जो सुनाया गया था उसको छोड़ो, अब का सुनो। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस, द रूलिंग वाज मेड टू अप्लाई ओनली टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड आफ्टर सितंबर 6 2012। ठीक है, ये 6 सितंबर 2012 को एग्जीक्यूट किया गया, ये इस एग्रीमेंट पर अप्लाई हुआ, इस रूल और रेगुलेशन को। ठीक है, और नेक्स्ट, इसका इम्पैक्ट जो आया, इम्पैक्ट क्या आया, क्रिएटेड क्लैरिटी इन इंडियन आर्बिट्रेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडियन आर्बिट्रेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्लैरिटी लाया ये। ठीक है, एक सही सही पिक्चर सबके सामने रखा। प्रमोटेड इंडिया एज अ प्रो आर्बिट्रेशन ज्यूरिडिक्शन अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें जो है प्रो आर्बिट्रेशन ज्यूरिडिक्शन को अलाइन किया गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट, लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन इन फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसमें जो है जुडिशियल इंटरवेंशन को फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में एक लिमिट में डिसाइड किया गया कि जो भी होगा वो जो है एज पर फॉरेन आर्बिट्रेशन रूल के तहत होगा। ठीक है, ये पूरा केस था। ठीक है, अब इसमें एक समरी समझिए कि जब बाल्को कंपनी ने केसर कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट में ये लिखा था कि हमारा कोई डिस्प्यूट होगा तो हम थर्ड आर्बिट्रेशन अपॉइंट करेंगे, मतलब थर्ड कंट्री का आर्बिट्रेशन अपॉइंट करेंगे, ना तो हमारी कंट्री का आर्बिट्रेटर होगा ना तुम्हारी कंट्री का आर्बिट्रेटर होगा। तो कुछ दिन बाद जब इनका डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, जब डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो अमेरिका की कंपनी केसर इंटरनेशनल थी, टेक्निकल सर्विसेज थी, और बाल्को कंपनी जो है भारत की थी। अब इन दोनों कंपनी का जो डिस्प्यूट था वो लंदन में
आर्बिट्रेशन सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है जी, ठीक है। फॉरेन आर्बिट्रेशन लंदन का होता है। तो इसमें जो है वो जो अमेरिका की जो कंपनी थी कैसर, वो जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू लंदन में प्रोसीड करती है, और इंडियन बाल्को कंपनी जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट में आके चैलेंज करती है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में रिजेक्ट किया, बोला कि ये भाटिया वाला इंटरनेशनल केस जो था उसको छोड़िए, आप उसको भूल जाइए, अब उसको हम ओवर रूल करते हैं, और ये अब से फैसला करते हैं कि भारत का कोई भी कोर्ट या कानून इंटरनेशनल जो फॉरेन आर्बिट्रेशन केस होगा उसमें लागू नहीं किया जाएगा। यही इसकी समरी थी, ठीक है। आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। आप इसको एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम देने के लिए जाने से पहले, आप 2 मिनट पहले इसको जरूर एक बार फास्ट स्पीड में सुन लीजिएगा। आप ये केस लॉ कहीं भी मेंशन करके आएंगे, आपको ये आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जरूर मेंशन करने को मिलेगा, 100% मेंशन करने को मिलेगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आप 2 केस लॉ डिस्कस कीजिए, ठीक है, 3 केस लॉ डिस्कस कीजिए, एक सिंगल केस लॉ डिस्कस कीजिए। ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। 4 नंबर वाले में पूछ लिया तो केवल इसका डिफिनीशन पूछ लेगा कि ये फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या है, या फिर आपको इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, ठीक है। आपको याद है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सेक्शन कौन सा था, ठीक है, सेक्शन था 2 सब क्लास 1 सब क्लास F, ठीक है, ये था। और हमारा जो आर्बिट्रेशन पूरा होता है वो सेक्शन 2 सब क्लास 1 सब क्लास A है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा और जाके एग्जाम में मेंशन करके आइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जिससे आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टाइम से मिल सके। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।